जैन साथियों, देखिए हम लोग पिछले क्लास में प्रस्तावना का जो चैप्टर है उसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़े थे, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़े थे। तो हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि प्रस्तावना क्या है। तो आज हम इसी चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू है, जितने आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इन सभी प्रश्नों को हम आज हल करने वाले हैं। तो आपका जो क्लास हुआ है सब्जेक्टिव में, वो आपका पेड क्लास में हुआ है, लेकिन हम इस क्लास को आपको ये डेमो के रूप में आपको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी है अभी आप क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और ये क्लास आपका बीपीएससी एडीओ के लिए चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसे प्रस्तुत किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी प्रस्तावना किस देश से लिया है। तो प्रस्तावना लिया है आपका अमेरिकी संविधान से, तो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना आपसे पूछे प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिया है, तब क्या होगा, अमेरिका होगा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें एलके क्लासेस ऐप पर हमने फुल्ली क्लास यानी फुल कोर्स आपको स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको हम सभी विषय पढ़ाएंगे। जिसमें आपका देखिए इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ है, 2 सेट भी करवाए हैं देखिए आपका। फिर उसके बाद मैथ का एक चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है, परसेंटेज पूरे आपको करवा रखे हैं। तो इस पर सभी क्लास आपको मिलेंगे। अभी आपका मैथ का एक दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, लाभ एंड हानि, तो इसमें आपको सभी क्लास मिलेंगे। उसके बाद इसका सारा सोल्यूशन के साथ पीडीएफ भी मिलेगा और बाद में टेस्ट भी मिलेगा। तो आपको ये तीनों चीज़ मिलने वाला है, यानी फुल्ली एडीओ का तैयारी होने वाला है, वो भी मात्र 250 में। ठीक है, अभी आपका मात्र फी है 250 रुपया। छठ के लिए हम डिस्काउंट किए हुए हैं, तो मात्र 250 मिलेगा। छठ के बाद आप लेंगे तो आपको 500 रुपया लगेगा। तो अभी 500 नहीं, मात्र 250 में फुली कोर्स मिल जाएगा। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर और एलके क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहीं से आपको क्लास को ज्वाइन करना है। और साथ में यदि आप करेंट अफेयर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो करेंट अफेयर का भी यहाँ पर क्लास आपको इसी में मिलेगा। अलग से आपको क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, करेंट अफेयर के लिए इसी में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। यानी जब आपका प्रस्तावना लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय का भारत का वर्णन कैसे था। तो आपको याद होना चाहिए कि देखो उस समय प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द आपका शामिल था। लेकिन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दोनों शब्द जो है ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और आपको याद होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी इसी को धर्म निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द आपको जोड़ा गया था। ठीक है, तो उस समय आपका समाजवादी नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, तो क्या होगा, केवल 1 एंड 2 होगा। तो आपका ऑप्शन बी होगा 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन करें आपका कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। यानी जब पूर्णतः आपका संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय का संविधान का रूप कैसा था। लोकतांत्रिक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन पहले देखिए, आपको ऑप्शन दिखाना जरूरी है। फिर सी में देखिए क्या है,
कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द उस समय नहीं था, ये आपका 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए ये दोनों शब्द आपका 1976 में जोड़ा गया है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको 1950 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है उस समय स्थिति क्या था, तो उस समय के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन करें कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्द को जोड़ा गया है। तो अभी आपको बताया है कि 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन करें आपका कि प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। तो अभी याद रखना कि प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वह हुआ है आपका 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, तो एक ही बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, और उसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 है, इसमें आपको क्रम में सजाना है, ठीक है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, सही क्रम चुनिए। आप यदि प्रस्तावना जो पिछला क्लास में आपको करवाए हैं प्रस्तावना पूरे डिटेल्स में, तो उसमें आप देखे होंगे कि प्रस्तावना में देखे होंगे उसमें प्रस्तावना को कैसे पढ़ते हैं, कैसे किस क्रम में लिखा गया है, वो आपको हम बताए थे। जैसे कि इसमें कहते हैं कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना स्टार्ट होते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो सबसे पहले क्या आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आता है, यानी सार्वभौमिक, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, तो उसके बाद समाजवादी आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तो प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसके बाद ये शब्द होगा। तो प्रस्तावना आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, और जिस क्रम में है उसी क्रम में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते भी है। तो हम इसको सजा लिए, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले सी होगा, फिर सी के बाद ए होगा, सी ए, इसका क्या होगा, सी ए डी बी, सी ए डी बी, सी ए डी बी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आपका, ऑप्शन ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा पहले सम्मिलित नहीं था, कौन जो है वो पहले से सम्मिलित नहीं था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द। तो इसमें 2 ही दिया है, तो 2 ही दे लिया गया, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बाद में जोड़ा गया था। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कर आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आपका क्या होगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 का तहत जोड़ा गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। हालांकि 3 शब्द जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत, कौन कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। यानी इस यहाँ पर आपको पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग जब उसका सब्जेक्टिव रूप में देखे थे, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़े थे, तो वहाँ पर आपको बताए थे, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताए थे कि समाजवादी का अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है, लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है। तो उस डिटेल्स में जो आपको क्लास करवाए हैं, तो आपका क्लास पेड वाले क्लास में ही मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बीपीएससी एडीओ के लिए यानी सभी विषय एक जगह पढ़े, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। अब देखिए ना, आप 500-250 रुपया इधर उधर में उड़ा देते हैं, तो फिलहाल तो आपको 250 ही लगेगा, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूरे डिटेल्स में पढ़ाया जाता है हर विषय को, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में किस में वर्णन है, तो प्रस्तावना में है, आपका ऑप्शन डी होगा।
आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया, प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं, उसको याद आता है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार को नहीं कहा गया। देखिए भीमराव अंबेडकर जी ने केवल आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है। तो इसके अनुसार ये मौलिक अधिकार नहीं हो जाएगा, ठीक है। सीधे पूछे आपका संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। ऐसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसे यानी आत्मा कहा है संविधान का, तब कहना आर्टिकल 32, ठीक है। इसे आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही वो क्रम कौन सा है? तो यहाँ भी आपको सही क्रम सजाना है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, तो सबसे पहले क्या आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व, इसी को बोलते हैं सार्वभौम सत्तापन, ठीक है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, उसके बाद समाजवादी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तो आपको होगा नहीं, सार्वभौम सत्ता संपन्न ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन डी में, देखिए क्या है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज, जनवादी मतलब लोकतांत्रिक गणराज बनाने के लिए, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो प्रस्तावना को ध्यान रखिए, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज बनाने के लिए, ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करें आपका कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से होती है? हम भारत के लोग से ही प्रस्तावना स्टार्ट होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? यानी कौन सा जो उद्देश्य है वो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में नहीं है? विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है। आप लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 5 तरह की स्वतंत्रता के बाद प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है। देखिए हम यहाँ डिटेल्स में चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पूरे डिटेल्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो पूरे डिटेल्स में जब देख चुके हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स में चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्रस्तावना में देखे थे कि आपका 5 तरह की स्वतंत्रता के बात कहा गया है, ठीक है। तो उसमें कह रहा कौन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहा गया नहीं, प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी होगा, आर्थिक स्वतंत्रता, इसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो कौन सी स्वतंत्रता है? तो एक बार सुनिए, विचार, 5 रंग की स्वतंत्रता की बात करते हैं प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 5 तरह की स्वतंत्रता के बात आपका करते हैं किसमें? प्रस्तावना में। तो प्रश्न आगे ये भी आएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? 5 तरह के, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन करें आपका कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि इसमें 3 तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। कौन कौन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरह की न्याय की बात किसमें करते हैं? तो प्रस्तावना में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात करते हैं? तो 3 प्रकार के, समाजवादी, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के चर्चा किया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन करें कि विधि और स्वाधीनता। विधि मतलब क्या होता है? कानून। विधि का मतलब क्या था? कानून। और स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, ठीक है। स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता। ये प्रश्न आपका यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है।
यूपीएससी में एक और प्रश्न पूछा है, कह रहा कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है। यानी आपको बताना कानून और स्वतंत्रता के बीच कौन सा संबंध सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। पहला है, यदि विधियां अधिक हो, जहाँ पर कानून अधिक होता है तो वहाँ स्वाधीनता कम होती है। क्या ऐसा है कि नियम रहता है, नियम कानून ज़्यादा रहते हैं तो स्वतंत्रता कम होती है। सेकेंड है, यदि विधि न हो तो स्वाधीनता भी नहीं होगी। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि के बारे में बार बार परिवर्तन हो, यदि विधि बार बार परिवर्तन हो तो स्वाधीनता खतरा होता है। तो इसमें सबसे बेस्ट देखें, सबसे बेस्ट आपसे पूछ रहा है तो सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन बी होगा, यदि विधि न हो तो स्वाधीनता भी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस देश में या जिस राज्य में जहाँ पर कानून न हो, कानून ही न हो तो वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं होती है। अब कहेंगे सर ये कैसे, चलिए समझिए। देखिए कानून क्यों होता है, कानून आपकी सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है, कानून आपकी सुरक्षा के लिए होता है। जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार जो दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि मौलिक अधिकार में कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी कानून जब तक नहीं रहेगा ना तब तक आपका स्वतंत्रता कोई काम का नहीं है। अब मान ली कोई आपको छेड़छाड़ी किया आपसे या कुछ किया, तो जब कानून ही नहीं है तो आप स्वतंत्र कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ पर स्वतंत्रता भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन 19 है, कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है तो यहाँ पर न्याय दिया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों का चर्चा है प्रस्तावना में, ठीक है। तीन तरह की न्याय की चर्चा आपको किसमें, प्रस्तावना में है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन उल्लेखित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है आपका, क्वेश्चन कर है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य कहने का अर्थ हुआ देश, ठीक है, ठीक है। तो भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में प्रस्तावना में नहीं था। यानी 1975 तक प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि आपको याद होगा ना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका 3 शब्द जो जोड़ा गया था, ठीक है, तो उसको जोड़ने से पहले कह रहा है कौन सा शब्द नहीं था। तो जो 3 शब्द 1976 में जोड़ा गया था वही 75 में नहीं होगा ना, ठीक है। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया 1976 में, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था आपका 1976 में। तो कह रहा 75 में कौन नहीं था, तो यह तीनों नहीं होगा। अब देख लीजिए कौन सा है, बंधुत्व था पहले, संप्रभु था, समानता था, अखंडता, अखंडता सब 1976 में आया है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 कह रहा है आपका कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है। ये किस में पढ़े हम लोग, प्रस्तावना में पढ़े हुए। तो ऑप्शन बी होगा, भारत संविधान की प्रस्तावना में। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है किसने कहा। तो ये कहा आपका के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन डी होगा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। क्वेश्चन 24 है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है, यही सिद्धांत आपका सार्वभौमिकता कहलाता है, ठीक है, सार्वभौमिकता कहलाता है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर आपका उद्देशिका यानी प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं मतलब कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला है उद्देशिका संविधान का अंग है, सही है। इसमें संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं, बिल्कुल सही है। 1976 में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये भी हम लोग पढ़े हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द सदैव से उद्देशिका का हिस्सा है, क्या सही है, नहीं, ये भी आपका 1976 में जोड़ा गया था। तो पूछ रहा है
कौन सा सही नहीं है यानी गलत है, तो गलत इसमें आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष शुरू से नहीं था, ये भी आपका 1976 में जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर आपका कि उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। आप उद्देशिका में प्रस्तावना में जो चीज़ दिया है उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि उसे लागू कीजिए, ठीक है, तो आपका फर्स्ट सही है। उद्देशिका संविधान के लक्ष्यों को प्रकट करती है, बिल्कुल। संविधान का उद्देश्य क्या है ये आपका प्रस्तावना में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आगे मिलेगा भी कि एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का यदि प्रतिबिंब देखना है, पूरे संविधान का इमेज देखना है तो कहाँ पर दिखाई देगा, तो प्रस्तावना में दिखाई देगा। तो यानी प्रस्तावना क्या है, तो पूरे संविधान का एक आईना है, समझ रहे हैं, इमेज है, आईना वाला इमेज है। अगला है उद्देशिका संविधान के प्राधिकार का स्रोत बताती है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज किसी चीज़ को व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं तो उस समय यानी प्रस्तावना को ही देखते हैं, ठीक है, प्रस्तावना से ही व्याख्या करते हैं किसी शब्द को, ठीक है। तो ये भी आपका एक ऐना की तरह काम करते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए होगा 1, 2 एंड 3। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हम यानी पूरी तरह से स्वतंत्र है अपनी आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में। यानी भारत जो है वो अपने यानी डिसीजन लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो। इसीलिए आप देखते होंगे भारत हमेशा कहता है कि कश्मीर जो है हमारी आंतरिक हिस्सा है, ठीक है, कश्मीर जो है उस पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि हम क्या है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, निर्णय लेना मेरा हक है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन इसमें सी होगा कि आंतरिक और बाह्य मामले में सर्वोच्च एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। यानी आंतरिक मामला हो, घरेलू मामला हो चाहे बाहरी मामला हो, हम दोनों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत किस देश से तेल खरीदेगा या किस देश से नहीं खरीदेगा वो भारत का डिसीजन है, कोई उसको नहीं बता सकता, कोई थोप नहीं सकता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया आपका फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया था। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़े थे, ठीक है। देखो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, इसीलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। सेकेंड है बेरुवाड़ी संघ 1960 में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया, ये गलत है। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा था प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या, संशोधनीय माना गया, जो आपका गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा, ये होगा केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन करें आपका कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह किसने कहा था, यह कहा था आपका सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी होगा। आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर आपका न्याय के सभी पक्ष यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिया आपका रूसी क्रांति से, ठीक है। न्याय कहाँ से लिए, रूसी क्रांति से, ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर आपका कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता
जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र न हो। यह किसने कहा था? यह कहा था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी होगा। सभी पढ़े हैं पिछले क्लास में, सभी हम डिटेल्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 33 है, भारत में समाजवाद का कौन सा स्वरूप अपनाया गया है? तो भारत जो समाजवाद अपनाए हैं वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाए हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाए हैं। क्वेश्चन आपका 34 है, क्वेश्चन का आपका भारत में कौन सा लोकतंत्र प्रचलित है? देखिए भारत में आपको बता चुके हैं पहले ही कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता यानी जनता जो है डिसीजन खुद करते हैं, ठीक है, यानी जनता जो है डिसीजन में सीधे भागीदार होते हैं, जैसे आपको बताए थे जनमत संग्रह, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भी बताए थे, स्विट्जरलैंड क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेते हैं। जैसे क्या है कि भारत कोई भी कानून बनाते हैं तो संसद के द्वारा बनाते हैं, ठीक है, और संसद में जो आपका लोकसभा और राज्यसभा है उसमें जो सदस्य है उसको कौन चुनते हैं? हम चुनते हैं। तो यानी देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं। हम लोग वोट के द्वारा अपने सांसद को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं, वह जाकर वहां पर कानून बनाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन कर आपका हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? भारत की संप्रभुता जनता में निहित है, बिल्कुल सही है। इसका अर्थ यही होता है कि भारत की संप्रभुता जो है वो जनता में निहित है, जनता जो चाहेगी वही होगी, यही होता है। जनता जब चाहेगी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है, जब चाहे गद्दी पर बैठा सकती है। तो जनता के हित में काम करेंगे तो क्या है, जनता आपको रखेगी, जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो उखाड़ कर फेंक देंगे। तो यही कहता है कि हम भारत के लोग का अर्थ होता है कि भारत की संप्रभुता जो है जनता में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन कर आपका कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की उल्लेख है? तो आपको बता चुके 5 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका प्रस्तावना में किया गया है। कौन कौन सा? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 तरह की स्वतंत्रता का बात किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, क्वेश्चन कर आपका किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ये कहा था आपका बेरवाड़ी यूनियनवाद में, बेरवाड़ी संघवाद में 1960 में निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। जबकि आप पढ़े होंगे केशवानंद भारती बनाम, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1976 में इसमें निर्णय दिया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, इसीलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ करा कौन करेगा? भाग नहीं है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन 38 है, क्वेश्चन कर आपका सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द का उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका अर्थ आपका है कि आर्थिक और राजनीतिक असमानता समाप्त करना, यानी देश से आर्थिक और राजनीतिक असमानता को दूर करना है। ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन आपका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य और धर्म का अलगाव, यानी राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है, तो प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान के आत्मा कहते हैं। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है, कर भारत एक है, तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन कर आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम नहीं, अभी तक एक ही बार हुआ ही है, 2 बार कहाँ हुआ? एक ही बार हुआ ही है। तो पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, आपको याद होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कर आपका भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी विशेषता है? देखो तो इसमें
प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता भी है, गतिशील भी है, प्रवर्धित भी है, तो आपका तीनों होगा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ए है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है, बिल्कुल ये तो सही है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म का सम्मान, हाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये भी होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है या राज्य है तो सभी धर्म को समान रूप से देख सकते हैं, तो ये भी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। फिर आपका है समाजवाद। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, क्या समाजवाद में ये होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। 4 है गणराज्य। राज्य का मुखिया निर्वाचित होता है तो उसको गणराज्य कहते हैं, ये भी सही है। तो गलत पूछ रहा था तो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी थर्ड होगा। ठीक है, तो ये था आपका 44 क्वेश्चन, जो हमें लगा कि आपका प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रस्तावना से आपका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको हम करवा दिए हैं, और आपको अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका मौलिक अधिकार का। ठीक है, तो हम लोग पहले इसी तरह से पूरे डिटेल्स में पहले चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव रूप में क्लास देखेंगे। उसके अगले क्लास में इसका जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा इसको हम हल करेंगे। तो इसी तरह से आपका क्लास चलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।